मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत हम लोग मूल्यांकन से संबंधित चर्चा कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने मूल्यांकन क्या है, उसके आकलन क्या है, उनको समझा। मूल्यांकन की पद्धतियों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें हमने केवल एक चेकलिस्ट आदि के बारे में समझा। आज हम देखने वाले हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है उसमें नया जो कॉन्सेप्ट आया है, नई विचारधारा, क्योंकि मूल्यांकन की जो परंपरागत पद्धति थी उसमें परिवर्तन की बहुत पुरजोर मांग होती रही है। उसी के चलते ये नई विचारधारा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विचारधारा सामने है। इससे संबंध सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो विचारधारा है उसके सामने आने का मूल कारण क्या था कि जब शिक्षा साल भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सत्र भर शिक्षण प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है। जब शिक्षण प्रक्रिया सत्र भर निरंतर रूप से चलती है तो फिर मूल्यांकन अंतिम के दिनों में ही, यानी कि ये कहा जाए कि वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के रूप में ही क्यों लिया जाए, क्योंकि आवश्यक अंतिम समय में जब बालक का मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें सही मूल्यांकन हो पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि वो सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। क्यों? कि साल भर की बालक की गतिविधियां हैं वो उसको सीखने में मदद करती हैं। तो जब यही बात होती कि जब शिक्षण प्रक्रिया साल भर निरंतर रूप से चलती है तो फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया भी निरंतर रूप से चलनी चाहिए, और वो चलती है। शिक्षक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर रूप से मूल्यांकन करता है। जो कक्षा में जैसे पाठ्य पढ़ाया है तो आज के पाठ में बालक को कहीं कुछ लगा कि उसे नहीं समझ में आया तो बालक मूल्यांकन करता है, प्रश्न पूछता है, फिर बालक उसका उत्तर देता है। तो उससे उसको समझ में आता है कि जो बात वो समझा रहा है वो कितनी बालक को समझ में आई, या अन्य किसी गतिविधि के माध्यम से बालक के अधिगम के स्तर को जानने का प्रयास करता है, या जानने का तो क्या उसको उसमें भागीदार बनाता है। तो एक तरह से वहां पर उसके परिणाम को देखता है, तो वह भी क्या है, एक तरह का मूल्यांकन है। इसीलिए कहा गया कि जब शिक्षण प्रक्रिया निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है तो निश्चित है कि मूल्यांकन भी निरंतर रूप से चलना चाहिए, यानी कि सतत रूप से मूल्यांकन और व्यापक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि साल भर चलने वाला मूल्यांकन की प्रक्रिया जो बालक की शैक्षिक और शैक्षिक योग्यताओं का मूल्यांकन करती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि अंतिम परीक्षा के आधार पर नहीं, साल भर निरंतर रूप से बालक के द्वारा किए जाने वाले कार्य या गतिविधियों का मूल्यांकन इसके माध्यम से किया जाए। जब सतत और व्यापक मूल्यांकन की जब बात कहते हैं कि जब ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि बालक की शैक्षिक योग्यताओं क्षमताएं जितनी उसने प्राप्त की उसका मूल्यांकन किया है, उसकी क्षमताओं का पता चल पाता है। बालक को जब निरंतर रूप से शिक्षण प्रक्रिया या जो भी गतिविधि कर रहा है उसका मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें उसको पृष्ठ पोषण फीडबैक भी मिलता है कि उसने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, जो सीखा है वो सही है या कहीं कुछ त्रुटि रही है। तो इन सब चीजों को समझने का बालक को स्वयं को भी अवसर मिलता है। अर्थात कि बालक, अभिभावक, शिक्षक सभी को बालक की उन्नति, प्रगति, व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न योग्यताओं का जो विकास होना अनिवार्य है, उन सबके विकास की प्रक्रिया का निरंतर रूप से पता चलता रहता है सतत और व्यापक। बात आती है कि ये है क्या, तो इसके हम विशेषताओं के आधार पर इसे समझते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं में सबसे पहला है बालक निरंतर अध्ययनशील रहता है। बालक निरंतर अध्ययनशील रहता है, क्योंकि इसमें निरंतर रूप से बालक का मूल्यांकन होता रहता है। अब जहां वो अध्ययनशील है तभी तो मूल्यांकन हो रहा है, अध्ययनशील नहीं है, वो नहीं पढ़ रहा है, भागीदार नहीं है, तो मूल्यांकन होगा भी नहीं। इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है कि बालक निरंतर अध्ययनशील होता है, तभी उसका मूल्यांकन हो पाता है। दूसरी बात है रटने के स्थान पर
रटने के स्थान पर समझने की योग्यता का विकास, योग्यता का विकास, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर रटना, जो रट कर बालक अंतिम परीक्षा में रट कर वो पास हो जाता है, बहुत अच्छे लग दिया, लेकिन जो बालक नहीं रट सकते हैं वो लोग पिछड़ जाते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में यही प्रक्रिया है कि यहाँ पर बालक के रटे हुए ज्ञान का मूल्यांकन नहीं होता है, यहाँ पर बालक के समझकर किए गए कार्य की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन होता है, अर्थात बालक की समझ की योग्यता का यहाँ पर मूल्यांकन होता है, रटने की योग्यता का नहीं होता है। अगली बात आती है बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का एवं योग्यताओं का मूल्यांकन। बालक की शैक्षिक उपलब्धियों व योग्यता का मूल्यांकन, ठीक है ना। बालक की शैक्षिक उपलब्धि और योग्यता का मूल्यांकन, कि शैक्षिक दृष्टिकोण से उसने कितनी उपलब्धियां हासिल करी, क्या योग्यता का, किस तरह की योग्यता का विकास हुआ है, कौन से कौशल का विकास हुआ है, किस स्तर तक हुआ है, उस कौशल में वो कितना सक्षम, कितनी योग्यता उसने हासिल करी, कितनी विशेषज्ञता उसने हासिल करी, इन सब का मूल्यांकन इस सतत मूल्यांकन के माध्यम से होता है। अगली विशेषता है प्रगति एवं विकास की जानकारी। प्रगति एवं विकास की जानकारी, ठीक है ना। बालक की अपनी कितनी प्रगति और कितना विकास हुआ है इसकी जानकारी इसमें मिलती है, क्योंकि जब सतत रूप से मूल्यांकन और व्यापक रूप से मूल्यांकन होता है तो निश्चित है कि बालक की प्रगति के एक एक स्टेप की जानकारी मिल पाती है, कि आज 10% सीखा है, कल 10% और सीखा, यानी कि 10 + 10 20% उस चीज को सीख लिया, धीरे धीरे वो 50% तक आया, फिर 80% तक, यानी कि उसकी विकास की प्रगति का पता चलता है। उसके बाद आता है बालक की योग्यताओं का मूल्यांकन। बालक की योग्यताओं का मूल्यांकन, ठीक है। बालक की अपनी योग्यताओं का इसमें मूल्यांकन संभव हो पाता है कि उसमें कितनी योग्यताएं हैं और कितना विकास, उन योग्यताओं, कैसी योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं का किस तरह से विकास हो रहा है और किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन करना सरल और सुगम हो पाता है। अगली बात आ रही है इसमें परिणाम विश्वसनीय होते हैं। परिणाम विश्वसनीय होते हैं, इसके जितने परिणाम है वह विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें बालक के निरंतर रूप से जो है मूल्यांकन होता है, अर्थात कि एक एक स्टेप के विकास और योग्यता के परिवर्तन का पता चलता है, जिससे कि सही और विश्वसनीय परिणाम सामने आते हैं। फिर बाद में आता है इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का गुणात्मक विकास। शिक्षा का गुणात्मक विकास, यहाँ पर जो शिक्षा का विकास है वो गुणात्मक होता है, यानी कि आज 2 पॉइंट सीखे हैं, कल फिर +2 पॉइंट हो जाएंगे, फिर +2 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि गुणात्मक विकास पर भी यहाँ पर जो है उसका पता चलता है। अगली बात है यहाँ पर योग्य बालकों की प्रगति का अवसर। योग्य
बालकों को प्रगति का अवसर, यानी कि यहाँ पर योग्य बालक की प्रगति कर सकते हैं रटकर या कहना चाहिए कि अपने जिसको हम कहते हैं कि चापलूसी करके या ऐसे अंक प्राप्त कर लेने वाले बालकों की तुलना में जो योग्यता हासिल वास्तव में योग्य है बालक, उन्हीं की प्रगति के समस्त अवसर या संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर बालक ने जितना सीखा है वो चीज स्पष्ट सामने होती है, इसीलिए योग्य बालक का ही विकास के अवसर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही लेकिन इसमें जब इसकी विशेषता है तो कुछ दोष भी इसमें पाए जाते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। अगर उन दोषों को दूर कर लिया जाए तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए दोषों को जानना भी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि इसमें क्या दोष है। तो सबसे पहला दोष है शिक्षक छात्र शिक्षक छात्र का अनुपात कम होने पर ही कारगर, यानी कि ये वाली विधि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो विधि है वो शिक्षक और छात्र का अनुपात कम होगा तो ही कारगर है, क्योंकि हर शिक्षक का हर बालक तक पहुंच पाना संभव नहीं है। अगर अधिक मात्रा में बहुत अधिक विद्यार्थी कक्षा के अंदर हैं, 20 विद्यार्थियों पर ज्यादा से ज्यादा 25 विद्यार्थियों पर शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकता है। 30, 35, 40 छात्र अगर कक्षा में हैं तो एक एक छात्र तक उसका ध्यान नहीं जाता, इसीलिए ये कम अनुपात में ही उपयोगी है, अन्यथा नहीं। फिर समय और धन अधिक व्यय होता है, समय व धन अधिक व्यय होते हैं। इसमें समय और धन अधिक व्यय होते हैं क्योंकि समय और धन की अधिकता के कारण समय भी अधिक लगता है, क्योंकि इसमें साल भर का पूरा समय ध्यान देना पड़ता है, और धन क्योंकि एक एक चीज का रिकॉर्ड रखना है, एक एक चीज के विकास प्रक्रिया के लिए, प्रगति के लिए उसको संसाधन उपलब्ध कराने, तो हर तरह से देखा जाए तो समय और धन दोनों इसमें अधिक लगते हैं। फिर सबसे तीसरी जो बात है यहाँ पर भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, दूसरा पक्षपात पात की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। भाई भतीजावाद यानी कि ये मेरा भांजा है, भतीजा है, मेरा भाई है, इसके आधार पर मूल्यांकन हो जाता है। पक्षपात में यहाँ पर कोई सिफारिशी बच्चे होते हैं या छात्र स्वयं ही शिक्षक के साथ बड़ा कहना चाहिए कि बहुत मधुर संबंध बना के रखता है, तो ऐसे में शिक्षक उसकी कई बार कमियों को नकार देता है या उसको इग्नोर कर देता है, तो ऐसे में मूल्यांकन में पक्षपात हो जाने की संभावनाएं रहती है। फिर सिफारिशी बालकों के प्रति भी पक्षपात की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर पक्षपात और भाई भतीजेवाद की जो स्थिति है वह मूल्यांकन को दोषपूर्ण बना देती है। और अंतिम बात है आपसी सहयोग के बिना संभव नहीं, आपसी सहयोग के बिना संभव नहीं, ठीक है ना। आपसी सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें अन्य शिक्षकों को, अन्य कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को, सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी ये विधि उपयोगी है, अन्यथा ये दोषपूर्ण विधि है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आज आपको प्रश्न करना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अर्थ को समझाते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अर्थ को
समझाते हुए विशेषताओं व दोषों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।